हेलो एवरीवन, मैं राकेश दहिया आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम एनसीईआरटी 11th पृथ्वी की आंतरिक संरचना इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ चैप्टर स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर्स। देखिए, आप सबने पढ़ा है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो एक प्याज के जैसी है। जैसे आपने प्याज देखा होगा, उसके ऊपर एक हल्का सा पहले छोटा सा छिलका होता है, पतला सा। वो पतला सा छिलका हमारी क्रस्ट के जैसा है, यानी ऊपर पट्टी जैसा है। उसके नीचे फिर इनर जो ना परतें हैं, बहुत सारी और दूसरी परतें हैं। तो उन सबको स्टडी करेंगे आज हम। देखिए, हमारे को जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो भी अनुमान लगा है, जो भी एविडेंस हमारे को मिले हैं, वो हमारे दो बेस पर आधारित हैं। एक डायरेक्ट सोर्स है, यानी सीधे जो ना प्रत्यक्ष स्रोत है, और दूसरे जो ना इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष स्रोत। देखिए, डायरेक्ट में तो आज तक जो ना पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी की गहराई तक 4 किलोमीटर गहरी आज तक इंसान ने एक खान खोदी है, जो अफ्रीका के अंदर है, रॉबिन्सन गर्त। वो लगभग 4 किलोमीटर गहरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो तेल की खोज में जो कुएं खोदे गए हैं वो लगभग 8 किलोमीटर गहरे हैं। और एक सबसे गहरा जो ड्रिलिंग है आज तक का पृथ्वी पर, वो 12 किलोमीटर का है। वो आर्कटिक क्षेत्र में है। एक जगह कोला, आर्कटिक में कोला क्षेत्र है, वहां पर जो है ना 12 किलोमीटर, यानी तेल की खोज में जो ड्रिलिंग की गई है पृथ्वी के अंदर, वो 12 किलोमीटर। यानी आज तक देखा जाए तो हम डायरेक्टली पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी का जो केंद्र है वो 6371 किलोमीटर है। यानी हम केवल 12 किलोमीटर तक गए हैं। इसलिए हमारे पास प्रत्यक्ष स्रोत बहुत ही कम है, और हमारे को प्रत्यक्ष स्रोतों के माध्यम से बहुत कम पता लगता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। इसलिए हम पूर्णतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए निर्भर करते हैं अप्रत्यक्ष स्रोतों पर, यानी इनडायरेक्ट सोर्सेज के ऊपर। उसमें घनत्व है, तापमान है, इसके अलावा जो ना आपके जो भूकंपीय तरंगे हैं उनसे पता लगता है, उल्का पिंडों से पता लगता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। अगर मैं बात करूं जो आपके घनत्व के आधार पर, अगर मैं बात करूं जो प्रमाण मिले हैं, तो जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं तो घनत्व बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तापमान की, तो तापमान भी तेजी से इंक्रीज होता चला जाता है। 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जैसे जैसे अंदर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। उस हिसाब से अगर हम ये माने कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, जो कोर है, 6371 किलोमीटर जो सेंटर है, वहां पर जो ना करीबन तापमान जो है वो 10-12 हजार डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन अनुमान बताते हैं कि इतना नहीं है, वो 6-7 हजार डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इसके अलावा हमारे को जो है ना इसके बारे में पता लगता है गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपका ध्रुवों पर सबसे ज्यादा है और इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के ऊपर कम है। इसके अलावा जो है ना इसके बारे में हमारे को उल्का पिंडों से भी जो है ना जानकारी प्राप्त होती है, जो आपके अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। उल्का पिंड जब कभी आपको पता है आपके एटमॉस्फेयर में बहुत सारे जो ना मेटियोर्स जो आते हैं, और जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लग जाती है और ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि कभी कभी छोटे छोटे टुकड़े जो ना अर्थ तक पहुंच जाते हैं, अर्थ के सरफेस पर पहुंच जाते हैं, तो उनको लेबोरेटरी में उसकी टेस्टिंग की जाती है, क्योंकि वो उनका जो मटेरियल है वो भी और अर्थ का और दूसरे प्लेनेट का मटेरियल लगभग सेम है। इसलिए उससे भी हमारे को जो ना इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानने के बारे में, वो है भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे जो, जब आपको पता है भूकंप आता है तो भूकंप जहां पैदा होता है, मान लीजिए यहां भूकंप पैदा हुआ था, इसको बोलेंगे फोकस। ठीक है, यहां पर जो पैदा हुआ इसको फोकस बोला गया। ये आपका जमीन के नीचे 25 किलोमीटर गहराई में पैदा हुआ, ये फोकस है। और यहां से जब ये भूकंपीय तरंगे यूं ऐसे ऐसे चलती हैं तो सबसे ऊपर धरातल पर, सबसे ऊपर जहां पर पहुंची, वहां पर उस केंद्र को बोलते हैं एपिसेंटर, अधिक केंद्र। इसको जो है फोकस यानी उद्गम या हाइपोसेंटर भी बोला जाता है। तो इन भूकंपीय तरंगों से पता लगता है, क्योंकि जो भूकंपीय तरंगे हैं 3 तरह की होती हैं, पी, एस और एल। जो प्राथमिक तरंगे पी, प्राथमिक तरंगे यानी प्राइमरी वेव जो होती है, सिस्मिक वेव्स, और सेकेंडरी वेव जो होती हैं, और फिर दोनों आकर जो ना सरफेस के ऊपर एल वेव्स, लॉन्ग वेव्स बनाती हैं। ठीक है,
तो अब जो आपकी प्राइमरी वेव्स हैं वो सबसे पहले आती हैं, उनकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की इनकी गति होती है, जबकि सेकेंडरी की 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की जो ना स्पीड होती है। तो आपकी जो प्राइमरी जो वेव्स हैं यानी आपकी प्राथमिक तरंगे हैं वो सभी में से गुजर सकती हैं, सॉलिड से भी गुजर सकती हैं, वो आपकी गैस, तरल और आपकी ठोस, तरल और गैसियस, ठीक है, तीनों माध्यमों से गुजर सकती है, गैस माध्यम से भी गुजर सकती है, यानी वो आपके जो ना सॉलिड से भी, लिक्विड से भी और गैस से भी। जबकि सेकेंडरी जो वेव्स हैं वो लिक्विड में जाकर गायब हो जाती हैं। तो जब आपकी भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है तो पता लगता है कि जैसे जैसे वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाती हैं तो वो लुप्त हो जाती हैं। तो इससे पता लगता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किसमें है, लिक्विड में, क्योंकि एस तरंगे लिक्विड में डिसअपियर हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। तो इससे पता लगता है। चलिए आज हम जो ना हमारी भूप्रपट्टी की जो हमारी पृथ्वी की जो ना अलग अलग जो परतें हैं उनको स्टडी करते हैं। देखिए सबसे पहले पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, पहले मैं सारी परतों के नाम बता रहा हूं। पृथ्वी की जो परतें हैं, भूपृष्ठ यानी क्रस्ट, मेंटल यानी सेकंड मेंटल, इसके नीचे क्रोड है यानी कोर, इसको एक कोर बोलते हैं। भूप्रपट्टी ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिस पर हम रह रहे हैं, इंसान का कर्म क्षेत्र है भूप्रपट्टी, क्रस्ट जिसको बोलते हैं। ये सियाल और साइमा, इसके दो पार्ट है, सियाल और साइमा। सियाल सबसे ऊपर परत है जिसको सिलिका और एल्यूमिनियम से बने होने के कारण ये नाम दिया गया है। ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। और हमारे लगभग सभी महाद्वीप जो है ना वो सियाल से बने हुए हैं। इसका औसत घनत्व 2.75 टू 2.90 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। इसके नीचे जो आती है वो है साइमा। साइमा सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई है। इसका औसत घनत्व 2.90 से 3.4 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये इसके नीचे, और आपके महासागर इसी से बने हुए हैं। ठीक है, साइमा से बने हुए महासागर। अगर हम बात करें भूप्रपट्टी की औसत जो है गहराई की, अगर हम इसकी औसत गहराई की बात करें तो वो 34 किलोमीटर है। लेकिन महाद्वीपों के नीचे इसकी गहराई 30 किलोमीटर, महासागरों के नीचे इसकी गहराई 5 किलोमीटर, और जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है उनके नीचे इसकी गहराई ज्यादा होती है। जैसे हिमालय के नीचे जो ना उसकी गहराई 70 किलोमीटर है। भूप्रपट्टी की गहराई हिमालय के नीचे 70 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से जो है आपकी जो मोटाई वो बढ़ जाती है पर्वतों के नीचे और आपके महासागरों के नीचे, क्योंकि महासागर गहरे होते हैं, वहां पर भूप्रपट्टी की गहराई जो है, मोटाई जो है वो कम हो जाती है। अभी बात करता हूं भूप्रपट्टी से जैसे ही आप नीचे जाते हैं, ये आपकी भूप्रपट्टी है। भूप्रपट्टी से जैसे ही इसके नीचे जाओगे तो मेंटल शुरू होता है। भूप्रपट्टी और मेंटल के बीच में एक सीमा बनती है, एक बाउंड्री बनती है। इस बाउंड्री को, भूप्रपट्टी और मेंटल के बीच की सीमा को मोहरोविसिस डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, यानी मोहरोविसिस असंस्थिति कहते हैं। ये मोहो असंस्थिति के नाम से भी जानी जाती है। ये मोहरोविसिस जो ना, ये सबसे पहले ये बंदा था जिसने इसके बारे में रिसर्च करी थी, उसके नाम पे ही इसका नाम रखा गया है। इसके नीचे बात करते हैं फिर आपका मेंटल। मेंटल आता है भूप्रपट्टी से जो है 2900 किलोमीटर की गहराई तक। यहां ये भूप्रपट्टी है, इससे जब भूप्रपट्टी समाप्त हो जाती है तो यहां से जो है 2900 किलोमीटर की गहराई तक, 2900 किलोमीटर की गहराई तक आपका मेंटल है। मेंटल को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया मेंटल को, ऊपरी मेंटल, मध्य मेंटल और निचला मेंटल। तो जो सबसे अपर मेंटल जो है वो आपका जहां से भूप्रपट्टी खत्म होती है, मोहो स्थिति है जहां पर मोहो डिसकंटिन्यूटी है, वहां से 200 किलोमीटर की गहराई तक, इसे ऊपरी मेंटल, अपर मेंटल के नाम से जाना जाता है। यहीं पर दुर्बलता मंडल, इसको दुर्बलता मंडल या एथनोस्फीयर कहते हैं। यहीं पर जो आपकी वो जो संवहनीय धाराएं चलती हैं जिसकी वजह से प्लेटों की मूवमेंट होती है, सारी जो ना एनर्जी रिलीज होती है यहां पर। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड है वो 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की गहराई तक, ये मध्य मंडल है। ठीक है, ये आपका मिडिल मेंटल है। इसके नीचे जो आता है वो आपका लोअर मेंटल, जिसको बोलते हैं निचला मेंटल, जो 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर यानी कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। यहां से जो है 2900 किलोमीटर, यहां से फिर कोर शुरू हो जाता है, इनर आउटर कोर जो है, कोर शुरू हो जाता है। वो उसको 2 भागों में बांटा गया, वो भी अभी बताऊंगा। मेंटल का औसत घनत्व 3.4 से 5.10 ग्राम घन सेंटीमीटर है, मेंटल का जो है। अब क्रोड और मेंटल के बीच, ये आपका मेंटल है और ये क्रोड शुरू हो जाता है।
क्रोड का बाह्य हिस्सा फिर आंतरिक हिस्सा। तो क्रोड और मेंटल के बीच जो है इसे गुटेनबर्ग असंतति के नाम से जाना जाता है। जैसे भूपर्पटी और मेंटल के बीच मोह असंतति थी यानी मोह डिस्कंटिन्यूटी थी, उसी प्रकार आपके मेंटल और क्रोड के बीच आपकी गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी है, गुटेनबर्ग असंतति यानी गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। यहां से फिर आपका क्रोड शुरू हो जाता है। क्रोड यानी इंग्लिश में बोलते हैं कोर, बाह्य और आंतरिक दो भागों में इसको बांटा गया। आउटर कोर जो 2900 किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर से 5151 किलोमीटर की गहराई तक है, और 5151 किलोमीटर से जो पृथ्वी का सेंटर है 6371 किलोमीटर तक, वहां पर आपका आंतरिक जो है क्रोड है यानी इनर कोर कहलाता है। वो इसे निफे भी कहा जाता है क्योंकि ये निकल और फेरियम से बना हुआ है। तो निकल का Na और फेरियम का Fe, जैसे हमने देखा था यहाँ पर सिलिका और एल्यूमिनियम से सियाल बना हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम से साइमा बना हुआ है। इसी प्रकार इसे निफे कहा जाता है जो निकल और फेरियम से बना हुआ है। क्रोड का जो औसत घनत्व है वो 5.10 से 13 ग्राम जो है घन सेंटीमीटर तक होता है। यानी आप कह सकते हो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसका घनत्व ज्यादा है क्योंकि यह भारी भरकम धातुओं से मिलकर बना हुआ है। जैसे देखो जब हमारी पृथ्वी बनी तो इसके बनने के कुछ समय बाद आपको पता है कि मंगल ग्रह से 1 से 3 गुना बड़ा जो है ना आकार का एक पिंड जो है इससे आके टकराया था, और उसकी वजह से इसमें डिफरेंशिएशन की टेम्परेचर बढ़ गया था और इसके बाद डिफरेंशिएशन की प्रोसेस शुरू हुई थी। और उसकी वजह से जब देखिए कोई भी जब लिक्विड में कोई भी भारी वस्तुएं होती हैं वो कहां चली जाती हैं, नीचे तली में चली जाती हैं। तो उस टाइम डिफरेंशिएशन की जो प्रोसेस हुई उस दौरान पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भारी भरकम धातुएं थी वो पहुंच गई यानी कोर में सेंटर में पहुंच गई। इसलिए जो ना पृथ्वी का आंतरिक भाग जो क्रोड है वो भारी भरकम धातुओं से बना होने के कारण से उसका घनत्व ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो आपकी पृथ्वी की परतें थी। पृथ्वी की परतों के बारे में फिर बता देता हूं एक बार। पहली परत जो है सबसे ऊपर, अगर आप जो ना पृथ्वी पर आपके पास कोई मशीन और उससे खुदाई करने लग जाओ तो सबसे पहले क्या आएगी, भूपर्पटी, जिसके ऊपर हम खड़े हैं, काम कर रहे हैं। अपना ये इंसान का जो है ना कर्म क्षेत्र है, यहीं पर सारी जो है ना हमारी वो एक्टिविटीज होती है जिससे हमारा जीवन यापन होता है या हमारे को भोजन प्राप्त होता है या और दूसरी एक्टिविटीज होती हैं। इसके नीचे गहराई करते करते जाओगे तो फिर आपकी जो है ये खत्म होगी भूपर्पटी, और फिर क्या आ जाएगी आपकी मोहो डिस्कंटिन्यूटी आ जाएगी। मोहो डिस्कंटिन्यूटी जो 30 किलोमीटर की जो हमने 30-34 किलोमीटर की जो आपकी भूपर्पटी की गहराई है, औसत एवरेज जो है इसकी जो मोटाई गहराई है वो इतनी है। इसके नीचे फिर मेंटल शुरू हो जाता है जो 2900 किलोमीटर तक है, और उसके नीचे 2900 से फिर शुरू हो जाता है आपकी गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, इनको दोनों को अलग कर देती है, और फिर शुरू हो जाता है आपका क्रोड जो पृथ्वी के सेंटर 6371 किलोमीटर तक पहुंचता है। तो ये आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में था। अगर आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझ में आई है तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का इससे भला हो सके। अगर इससे संबंधित आपकी कोई दिक्कत है, समस्या है तो भी कमेंट करके मुझे बताएं ताकि हम उसे भविष्य में और ज्यादा सुधार कर सकें। धन्यवाद। Everybody, please like, subscribe and share my YouTube channel Excellence in Geography with Rakesh Diya sir. Thank you.